हेलो गाइस, हमने स्टार्ट किया था 45 डेज का मेगा सीरीज। हमारे बायोलॉजी का आज हमारा चल रहा है थर्ड चैप्टर, जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, जिसका वेटेज 4 मार्क्स है। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया वो देख लेते हैं हम लोग फटाफट। हमने अभी तक कवर किया है तुम्हारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो और रिप्रोडक्शन। ऐसे करके हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। तो पूरे वीडियोस लास्ट तक अगर आप देखें, हम पूरे टॉपिक्स को आंसर वाइज पढ़ते हैं, एक एक करके आप आंसर्स रेडी हो जाएगा और तुम्हारा टॉपिक भी हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर, जिसका नाम है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। टोटल इसके अंदर 6 टॉपिक्स है। एक का नाम इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो एंड थर्ड आता है इकोलॉजिकल पिरामिड, न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोसिस्टम सर्विसेज। ये टॉपिक्स हम लोग को कवर करना और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला टॉपिक, जिसका नाम है इकोसिस्टम। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इकोसिस्टम क्या होता है। देखो हम लोग इकोलॉजी पढ़ गए। इकोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। ये आपने पढ़ा था। और उसको दिया किसने था, अर्नस्ट हेकल ने दिया था, ये भी आपने पढ़ा था। लेकिन इकोसिस्टम थोड़ा डिफरेंट टर्म है उससे रिलेटेड। देखो इकोसिस्टम एक ऐसी चीज है जो सेल्फ रेगुलेटरी है, खुद से फंक्शन करती है, खुद से चलती है। इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है और नॉन लिविंग थिंग भी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। जहाँ पे पूरा बायोस्फीयर आता है उसको हम लोग बोल देंगे इकोसिस्टम, जिसका एक स्ट्रक्चर होता है एंड फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ रेगुलेटरी and self-sustaining structural and functional unit of nature. It consists of biotic and abiotic component। ये आपको पता है। इसको टर्म करने वाले बंदे का नाम याद करना इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है टांसले। तो मेरे को बताओ इकोलॉजी देने वाले बंदे का नाम क्या था बेटा, अर्नस्ट हेकल। एंड इकोसिस्टम को देने वाले बंदे का नाम क्या था, कॉइन किसने किया था ये टर्म को, टांसले ने। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू दो टाइप, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में क्या क्या आता है, तुम्हारा जमीन पे रहने वाला कौन कौन है, तुम्हारा फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड। एंड एक्वेटिक में पानी के सोर्सेज आते हैं आपके लेक्स, रिवर्स, एस्चुरीज। ये आपका पहला आंसर रेडी हो गया है। व्हाट इज द इकोसिस्टम यूनिट, राइट द प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम फंक्शनल। देखो इसके अंदर कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पूरा आंसर अगर आपको याद हो रहा है तो कर लो, बाकी इकोसिस्टम यूनिट क्या होता है एमसीक्यूज के लिए हम पढ़ लेते हैं। देखो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम में होता है, ये हर बंदे को पता है। और ये जो सब लोग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ये भी पता है आपको। तो इकोसिस्टम आर ऑल लिंक्ड टुगेदर टू फंक्शन एज एन इकोसिस्टम यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, ये सब लोग मिलके काम करते हैं और एक साथ काम करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम यूनिट। यूनिटी यूनिट याद रखो, एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। तो याद रखो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर ऑल लिंक्ड टुगेदर टू फंक्शन एज एन इकोसिस्टम यूनिट, ये याद रहेगा। आगे अभी ना तुम लोग को प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एस्पेक्ट पढ़ना है इकोसिस्टम का। 4 टॉपिक तुम लोग को पढ़ना है। एक का नाम है प्रोडक्टिविटी, एक का नाम है डिकम्पोजिशन, एक का नाम है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये का नाम है एनर्जी फ्लो। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, देखो इनऑर्गेनिक मटेरियल को आप लोग ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। लेकिन इंसान तो बना नहीं सकते ये चीज को, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। तो आता है आपका प्लांट। प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, हर बंदे को मालूम है। तो प्लांट क्या करता है, इनऑर्गेनिक चीजों को क्या करता है बेटा, ये तुम्हारा प्लांट है और ये तुम्हारा सन है। सन से लाइट को ऑब्जॉर्व करता है एंड यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं बेटे, फोटोसिंथेसिस के अंदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ऑर्गेनिक मैटर बना देता है। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। समझ में आया क्या, देखो लिखा भी वही है, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल इनटू ऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, जो कहाँ से आती बेटा, तुम्हारे सन से आती है। इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, प्रोडक्टिविटी। सेकेंड डेफिनेशन की तरफ आते हैं, जो तुम्हारा डेड ऑर्गेनिक मैटर रहता है। डेड को मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ। डेड ऑर्गेनिक मैटर है तुम्हारा, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को, मटेरियल को मिनरल बना देते हैं कुछ लोग। कौन बनाते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, डिकम्पोजर्स लोग बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। डेट्रिटिवोर्स, डिकम्पोजर्स, ये लोग इसको तोड़ फोड़ के मिनरल बना देते हैं और जमीन के अंदर डाल देते हैं, सॉइल के अंदर एकदम डीप। इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो ये डेड मैटर मिनरल बन चुका वापस से, इसको बोलते हैं डेड। अब मेरे को पता है ये मिनरल वापस से प्लांट जमीन में से अब्जॉर्ब कर लेगा ऊपर, तो इसको मिनरलाइजेशन बोलेंगे, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। तो द ब्रेकडाउन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर, इट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। याद करो, ये डेफिनेशन 2-3 बार रिपीट होने वाला है, तो इसको याद कर लो। ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड, इट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। याद हो जाएगा। आगे चलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की तरफ। अब तुम्हारा देखो प्लांट क्या करता है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, ये हर बच्चे को मालूम है। स्टोर करता है और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है
मिनरल रिलीज इन डिकम्पोजिशन, जो मिनरल रिलीज कर दिया गया था सॉइल के अंदर वो कौन ले लेगा बेटा, प्लांट ले लेगा कि नहीं वापस से, अब प्लांट इसको यूज करेगा, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। यहाँ से यहाँ तक कौन सा प्रोसेस था, डिकम्पोजिशन, यहाँ से यहाँ तक कौन सा प्रोसेस था बेटा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये आपको दिख चुका है। हो गया पहला डेफिनेशन प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे प्लांट खाना बना रहा था। डिकम्पोजिशन, जहाँ पे डेड मरे हुए को हम लोग डिकम्पोज कर रहे थे, मिनरल बना रहे थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन। एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में आपने क्या पढ़ा, जो डिकम्पोजिशन के टाइम पे मिनरल जमीन के अंदर गया, मिट्टी के अंदर, उसको वापस से हम लोग प्लांट ने हमारे यूज कर लिया है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब एनर्जी फ्लो आता है, एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। मेरे को बताओ, ये डायग्राम पे वापस आते, सूरज से जो एनर्जी आ रही है सनलाइट, क्या प्लांट वापस से सूरज को एनर्जी दे सकता है, नहीं दे सकता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट एनर्जी फ्लो। क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में आ सकती है। अब ये प्लांट को कोई जानवर ने खाया, तो क्या वो जानवर वापस से वो प्लांट को बना सकता है क्या, मुंह से निकाल के, नहीं बना सकता है। तो इसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो, जो तुम्हारा होता है एक ही डायरेक्शन में चलता है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। एमसीक्यू पॉइंटर है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया ये, फटाफट इसको देख लो, इसको रुक के ना थोड़ा सा याद भी करो। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड एनर्जी फ्लो। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अक्टूबर 2013 में आए और बहुत बार नीट में भी आया, नीट 2025 में इसकी यूनिट भी पूछे थे। ठीक है, तो हम लोग दो टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक जीपीपी और एक एनपीपी। उसके पढ़ने से पहले यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, द रेट एट विच सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड, तुम्हारे सूरज की किरणों को ले लिया जाता है प्लांट के द्वारा, और उससे क्या बनाते बेटा, अब भी हम लोग पढ़ गए, खाना बनाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसी को हम लोग बोलते हैं, और किसके जरिए करते हैं, फोटोसिंथेसिस, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे को बताओ, सूरज की किरण को लेता कौन है, प्लांट लेता है, और प्लांट उससे खाना बनाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, नया नया, इसीलिए बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्या बोला मैंने, वापस से बोलो तो, हम लोग ने बोला कि भाई हमारे पास जो सन है हमारा, वो हम लोग को सनलाइट देता है, किसको देता है बेटा, प्लांट को देता है। प्लांट ने सनलाइट को लिया, अब प्लांट को खाएगा कौन, आप लोग बोलो ना मेरे को, हर्बीवोर्स खाएंगे कि नहीं, हर्बीवोर्स इसको खा लेंगे, प्लांट को। प्लांट क्या है बेटा, प्रोड्यूसर है तुम्हारा, प्रोड्यूसर को किसने खाया, हर्बीवोर्स ने खाया। जो जानवर पत्तों को खाते हैं इसको हम लोग हर्बीवोर्स बोलते हैं, तो हर्बीवोर्स ने इसको खाया। अब मेरे को बताओ, हर्बीवोर्स खाना क्यों खाते हैं, आप लोग खाना क्यों खाते हो, ताकि आपके मसल्स बने, आपकी बॉडी बने, आपकी बॉडी थोड़ा बड़ा हो, ग्रोथ हो, तो आपका जो बायोमास बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट टाइम जो खाना बन रहा था उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंड टाइम जो तुम बना रहे हो तुम्हारी बॉडी में जो बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब हर्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर्स लोग खाते हैं, तो कार्निवोर्स के अंदर भी मसल बनेगा, तो हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं उसको। वो भी तो अपना मास बनाएगा, ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो आते हम लोग दो चीज पढ़ते, एक आता है तुम्हारा प्राइमरी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो हिस्से में बांटे, एक होता है तुम्हारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, और एक होता है तुम्हारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। क्या बोलोगे बेटा, जीपीपी और एनपीपी। देखो, प्लांट द्वारा जितना खाना बनाया जाता है, टोटल पूरा प्लांट में जितना टोटल खाना बन चुका है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब वो खाने में से प्लांट ने कुछ इस्तेमाल कर लिया अपनी ताकत के लिए, और रेस्पिरेशन में कुछ खाने के अंदर से जो भी एनर्जी थी उसने उड़ा दिया, तो रेस्पिरेशन लॉस हो गया। तो अब मैंने जीपीपी में से कुछ खाना इस्तेमाल कर लिया ना, सांस ले लिया और रेस्पिरेशन के द्वारा रेस्पिरेशन लॉस हो गया, तो जीपीपी में से आपने क्या किया, आर को माइनस कर दिया, रेस्पिरेशन को। इसको आप लोग बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर से समझो, टोटल प्लांट के अंदर जितना खाना बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं जीपीपी। देखो, टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर, इट इज कॉल्ड एज जीपीपी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, जीपीपी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। एनपीपी क्या होता है, तुम्हारे खाने में से कुछ खाने के अंदर से एनर्जी बना लिया गया और रेस्पिरेशन लॉस हो गया, CO2 को क्या किया इसने, यूज कर लिया, और ऑक्सीजन को क्या कर दिया इसने, निकाल दिया। इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है ना, और ऑक्सीजन को निकाल देता है, तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन लॉसेस। तो रेस्पिरेशन लॉस हो गया, जीपीपी में से आर को माइनस कर दिया, क्या बन जाएगा बेटा, एनपीपी बन जाएगा। तो हमारे ये टोटल आंसर रेडी हो चुका। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, आपको अभी पढ़े आपने, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। आपके बॉडी में जब खाना खाते हो तो मांस बनता है ना, आपका मांस वगैरह, तो बाय कंज्यूमर इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। लिखा भी क्या बेटा, कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर है, प्लांट तो प्रोड्यूसर है ना, तो प्रोड्यूसर जो खाना बनाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब होता है तुमने प्रोड्यूसर को खाया या तो हर्बीवोर्स ने खाया,
उसने उसके बॉडी में जो भी मास वगैरह डेवलप हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा नया आंसर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, और उसके रोल्स क्या होते हैं ये हम लोग को पढ़ना है, डिकम्पोजर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं। ये आपको दिख रहा है, जुलाई 2016, मार्च 2017, 18, 13, 16, 19, इतनी बार क्वेश्चन आए हैं। इसके अंदर से स्पेसिफिक डेफिनेशन भी पूछा है, तो हम लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, कभी कभार पूरा आंसर भी पूछ सकता है, तो हम लोग ने पूरा आंसर यहाँ पे रेडी रखा है। चलो याद करते हैं। अभी देखो, पहले इसको टॉपिक को समझ लो। द ब्रेकडाउन ऑफ, देखो आपने पहले से डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन पढ़ा है। डेड ऑर्गेनिक मैटर को आपने तोड़ दिया, फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ा टुकड़ा, मिट्टी में गया, मिट्टी में मिल गया वो, तो इसको ह्यूमिफिकेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर, इट इज कॉल्ड ए डिकम्पोजिशन। ऑलरेडी रेडी है कि नहीं, हमारा रेडी है, तो हमने यही डेफिनेशन सेम यहाँ पे लिखे हैं, इसको आप याद तक लिख सकते हैं। अब डिकम्पोजर किसको बोलते हैं, जो बंदा मरे हुए को खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम इज टू कन्वर्ट, मरे हुए को क्या बना देता है वो, मिनरलाइजेशन करके मिनरल में कन्वर्ट कर देता है, इनऑर्गेनिक मैटर में। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा डिकम्पोजिशन। क्या बोला मैं वापस से, देखो तुम्हारे डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या बना दिया गया, मिनरल बना दिया गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाएगा, H2O, ये सब रिलीज कर दिया जाता है सॉइल के अंदर। इसको हम लोग, और भी न्यूट्रिएंट तुम्हारे बचे रहेंगे ना, तो उसको भी याद रखो। ये सब तुम्हारे कहाँ पे बचेंगे बेटा, सॉइल के अंदर, जो मैंने पीछे आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सॉइल के अंदर चले जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिनरलाइजेशन। अब आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिख रहे हैं डिकम्पोजिशन के। द प्रोसेस एंड स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन आर, ये दिया हुआ है पांच स्टेप हम लोग को याद करना है। तो मैंने आपके लिए निमोनिक्स लेके आया इसको याद करने के लिए। आप इसको याद करेंगे, फल, देखो फल, और ये काट दिख रहा है, काट, फल काट, और यहां से बोलेंगे हुमी एक लड़की का नाम हो गया, हुमी। ठीक है, फल काट हुमी, ऐसे याद कर सकते, फल काट कैट हुमी, फल काट हुमी। फ से बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन, एल से बोलेंगे लीचिंग, कैट से बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, एंड यू से बोलेंगे ह्यूमिफिकेशन, एंड नॉय से बोलेंगे मिनरलाइजेशन। याद हो जाएगा आप लोग को, इजी है, आई होप आपको ये याद रहेगा। आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, फल काट हुमी, फ से फ्रेगमेंटेशन, ल से लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। अब ये होता क्या है, आपको ये तो समझ चुका है कि इसको याद कैसे करना है। ठीक है, अब ना इसके एक एक करके डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये आंसर रेडी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आंसर है, सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है। अगर आप ये चैप्टर शुरू किए तो इससे शुरू करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटिफिकेशन, जोनेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कोई भी मरे हुए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया डेट्रेटिवोर्स के जरिए, जैसे कि अर्थवर्म ने कोई भी मरे हुए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, मिट्टी में मिला दिया, ब्रेक कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे लिखा आपका डेट्रेटिवोर्स, जैसे कि अर्थवर्म ब्रेक करता है डेट्रिटस को, मरे हुए को छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल फ्रेगमेंट में, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एक फ्रेगमेंटेशन आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा, एक फ्रेगमेंटेशन आज पढ़ रहे हो। तो क्या बोला, फ्रेगमेंटेशन मतलब डेट्रेटिवोर्स, जो डेट्रिटस को तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। डेट्रेटिवोर्स कौन है बेटा, वो कीड़े का नाम जो तुम्हारे मरे हुए लोगों को छोटा छोटा टुकड़े में कर देता है, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। जैसे तुम्हारा कोई प्लांट डेड हो गया, तुमने इसको जमीन में डाला, तो वो प्लांट के छोटे छोटे टुकड़े कौन कर देता है, डेट्रेटिवोर्स, हमारा अर्थवर्म। ठीक है, अब लीचिंग आता है। अब मरा हुआ जो बंदा है, जैसे कोई बंदा था, डेथ हुई, या प्लांट था, हम लोग प्लांट को ही ले लेते, ये प्लांट थी, ये प्लांट की डेथ हो गई। ठीक है, प्लांट की डेथ हो गई, ये मिलेगा किससे, डेट्रेटिवोर्स से मिलेगा। प्लांट क्या हो चुका है बेटा, डेड हो चुका है, मिलेगा किससे, डेट्रेटिवोर्स। डेट्रेटिवोर्स इसको क्या करेगा, फ्रैगमेंट बना देगा। क्या बना देगा, फ्रैगमेंट बना देगा। फ्रैगमेंटेशन से अब वो छोटा छोटा टुकड़ा बन चुका है, मिट्टी में मिल जाएगा कि नहीं। तो देखो क्या लिखा है, वाटर सल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन डीप इनटू द सॉइल होराइजन। कहाँ पे चले जाएगा, सॉइल के लेयर्स के अंदर चले जाएगा, घुसते चले जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा। ठीक है, गेट प्रेसिपिटेटेड, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा और अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलेंगे बेटा, लीचिंग। वापस से, फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया, वो टुकड़ा कहाँ गया, मिट्टी के अंदर। अब मिट्टी में क्या होगा, ये धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं बेटा, लीचिंग। ये समझ गया, दो डेफिनेशन। अब आते हैं कैटाबॉलिज्म में। बैक्टीरिया, फंगस नीचे मिट्टी में अब मिल जाएंगे इसको। ठीक है, बहुत अंदर गया, बैक्टीरिया फंगस तो मिलेंगे बहुत सारे। बैक्टीरिया फंगस इसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली डिकम्पोजिशन एकदम प्रॉपर वाला स्टार्ट हो चुका है, कहाँ पे, बैक्टीरिया फंगस ने। बैक्टीरिया फंगस वो ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में बना देंगे अभी।
एकदम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को क्या बना देंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर बना देंगे। ठीक है, यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटा से याद रखो काटा, काट से देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, काट काट के एकदम इनऑर्गेनिक मैटर बना देता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अभी आते हैं हम लोग ह्यूमिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। ऐसा प्रोसेस जहाँ पे तुम्हारे ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस बना देते हैं। ह्यूमस हम लोग देखो एकदम पतली पतली मिट्टी जैसा हो जाता है, स्लाइम मिट्टी की तरह, एकदम ब्लैक ब्लैक एकदम सॉइल की तरह दिखेगा। बाय डिकम्पोजर इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमिफिकेशन। तो तुम्हारा जो डेड मैटर था वो डेड मैटर को मिट्टी में मिला दिया, एकदम से मिट्टी की तरह दिखने लग गया उसका अपीयरेंस, इसको बोलते हैं ह्यूमस। तो हम लोग ने ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर दिया ह्यूमस में, तो इसको हम लोग बोल देंगे ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमस क्या होता है देखो, इट इज डिकम्पोज्ड डार्क कलर्ड कोलॉइडल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये तो मैंने आपको बता दिया, डार्क कलर का होता है कोलॉइडल सब्सटेंस, जो आपको एकदम मिट्टी की तरह दिखेगा। अभी आगे लास्ट आते हैं बेटा, आपको पता है जो भी डिकम्पोज हो जाएगा वो लास्ट में क्या बन जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया क्या बन जाएगा, वो मिनरल बन जाएगा। ये आपने देखा है यहाँ पे। ठीक है, डेड लोग सॉइल में जाएंगे, सॉइल में प्लांट वापस यूज करेगा कि नहीं, वही वाले मिनरल को, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये पढ़ क्या है, तो होना क्या है यहाँ पे अभी कि जो तुम्हारा डेड ऑर्गेनिक मैटर है इसको वापस से क्या बना दिया जाएगा, मिनरल्स बना दिया जाएगा। वही मिनरल का प्लांट वापस से इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा, इसी को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो एक बार वापस से देख लो क्या होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर जाएगा, इसको यू खाएगा कौन बेटा, डेट्रेटिवोर्स खाएगा। ठीक है, डेट्रेटिवोर्स, क्या लिखेंगे, डेट्रेटिवोर्स, डेट्रेटिवोर्स इसको खाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट्रेटस। क्या बोलेंगे बेटा, डेट्रेटस। इसको खाया, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा, फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन के बाद क्या होगा तुम्हारा, तुम लोग को पता है फ्रैगमेंटेशन के बाद मिट्टी में जाएगा एकदम डीप। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, फ्रैगमेंटेशन के बाद बोलो फ ल से बोलेंगे लीचिंग। क्या हो जाएगा, लीचिंग। लीचिंग के बाद क्या होगा, तुम लोग को पता है फल काट, कैटाबॉलिज्म, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देंगे उसको। कैटाबॉलिज्म के बाद ये कहाँ पे जाएगा बेटा, आपको पता है फल काट ह्यूमी, ह्यूमस बनेगा। क्या बनेगा, ह्यूमस। तो ह्यूमिफिकेशन लिख दो क्या, ह्यूमस की जगह ह्यूमिफिकेशन होगा। ह्यूमिफिकेशन में अभी क्या होगा, लास्ट में एकदम मिनरलाइजेशन हो जाएगा। तो ये आपको याद रहेगा, आई होप। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यह आंसर आप लोग एक बार स्टॉप करके जरूर याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आंसर रेडी करके जाना, पीवाईक्यूज में बहुत बार आए, यहाँ से डायरेक्ट आएगा, डेफिनेशन पूछ सकता है तुमको कि डिफाइन ह्यूमिफिकेशन, डिफाइन कैटाबॉलिज्म, या राइट द स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, राइट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। तो ये आपका रेडी हो गया। इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक्स है, हमारे 2 टॉपिक्स कवर हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बेटा एनर्जी फ्लो। स्टार्ट करते हैं एनर्जी फ्लो से। अब एनर्जी फ्लो में आप लोग देख रहे, पहला क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो होता क्या। मैंने आप लोग को समझाया, समझो ये सन है, सन से तुमको मालूम है जो एनर्जी आती है प्लांट की तरफ वो यूनिडायरेक्शनल होती है। आप लोग ये चीज पढ़ चुके अच्छे से। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो में एनर्जी हमारे प्लांट की तरफ आती है, और प्लांट क्या बेटा, प्रोड्यूसर है, ये तो आप सब लोग को पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पिरामिड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा। देखो, एक ऐसा पिरामिड आपको बनाना है, ड्रॉ करना है ट्रायंगुलर शेप में, ये आपने ड्रॉ किया। ठीक है, इसमें 4 लाइन आपको ड्रॉ करना है, 1 2 3, ऐसे 3, 1 2 3 4 ऐसे ड्रॉ करना है आपको सेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रॉपिक लेवल। ये होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये होता है सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये होता है आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और ये होता है आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ऐसे 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं। ठीक है, ये याद कर लो। ये ट्रॉपिक लेवल में कुछ एनिमल्स रहते हैं और कुछ प्लांट्स रहते हैं। तो ये जो प्लांट रहता है सन से डायरेक्ट एनर्जी लेता है, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। फिर प्लांट को खाने वाले लोग को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब लेना, और जो लेता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पे आता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड देन आता है आपका टर्शरी कंज्यूमर। यहाँ तक कि मेरे को लगता है आपको समझ चुका है। ठीक है, प्रोड्यूसर सिर्फ कौन है आपका, नीचे वाला सेक्शन ज्यादा होता है दुनिया में, इसलिए प्रोड्यूसर को ज्यादा रखे, एंड देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसा बोल दूं क्या, ये लोग हम लोग के प्रोड्यूसर्स है, तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक होते हैं। प्रोड्यूसर्स आर फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉप्स। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है दे आर हर्बीवोर्स। क्या होते हैं बेटा, हर्बीवोर्स। और ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हर्बीवोर्स के बाद आते हैं तुम्हारे कार्निवोर्स। अब इसको मैं ऐसा बोल दूं, नॉर्मल कार्निवोर्स होते हैं जो छोटे मोटे, एंड एक आते हैं टॉप कार्निवोर्स। क्या होते हैं बेटा, टॉप कार्निवोर्स आते हैं। ये हो गए आपके 4 सेक्शन ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक, सेकंड ट्रॉपिक, थर्ड ट्रॉपिक, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो यही हम लोग टोटल 3 पिरामिड पढ़ने वाले हैं। इसी के अंदर एनर्जी फ्लो होता है। देखो, सन से एनर्जी किसने लिया बेटा, सन से एनर्जी लेगा प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर को खाएगा कौन, कंज्यूमर।
ये वाले कंज्यूमर को ये कंज्यूमर खाएंगे एंड ये वाले कंज्यूमर को ये कंज्यूमर खाएंगे। ऐसे एनर्जी फ्लो चलते रहता है। ठीक है, मेरे को बताओ क्या ये उल्टा हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल है। तो एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ये पॉइंट्स के अंदर वही लिखा हुआ है कि सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल दिस इकोसिस्टम एक्सेप्ट डीप ओशन। ठीक है, और तुमको पता है तुम्हारा एनर्जी क्या होता है बेटा? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। ये पिरामिड हम लोग ने अभी पढ़ा। बोलो, प्राइमरी प्रोड्यूसर देखा आपने, प्राइमरी कंज्यूमर देखा आपने, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ये देख क्या है आपने देखा? फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक पीछे देखे, और फोटो ऑटोट्रॉप देखे थे, फोटोसिंथेटिक करने वाले जो खाना खुद से बनाते हैं। एंड देन आपने देखा हर्बीवोर्स को देखा जो घास फूस खाते हैं। एंड देन कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर। एग्जाम्पल याद कर लो, एग्जाम में कभी पूछा नेम एनी टू टॉप कार्निवोर्स, तो आप बता देना मैन और लायन। ऐसे आपको पढ़ के जाना है इसको। ठीक है, आई होप आपको ये समझ चुका होगा ये वाले डायग्राम से। इसको आप बना लो। ये 3 पिरामिड बनाने में आपको फ्यूचर में काम आने वाला, अभी मैं बताऊंगा आपको। इसको देख लो अच्छे से एक बार। देख चुके? चलो आगे चलते। अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है। पहले डिस्टिंग्विश पढ़ लेते, बहुत छोटा सा डिस्टिंग्विश है, फूड चेन और फूड वेब का। ठीक है, फूड चेन क्या होता है? देखो, घास को खाता कौन है? हिरन। हिरन को कौन खाता है? शेर। ये एक लीनियर चेन चल रही है कि नहीं? अगर घास हट गई तो हिरन कुछ खा पाएगा क्या? नहीं। तो हिरन क्या ऐसी नेचुरल डेथ हो जाएगी कि नहीं? तो शेर के लिए खाना नहीं रहेगा, बिकॉज शेर मरे हुए हिरन को ज्यादा खाता नहीं है। ठीक है, वो जिंदा हिरन का शिकार करता है। तो भाई शेर का भी नुकसान हो जाएगा। कोई एक भी ये चेन से हट जाएगा तो पूरा साइकिल खराब हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग फूड चेन। क्या बोलते हैं बेटा? फूड चेन। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, इसको ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं। देखो मेरे को बताओ, ये घास है तुम्हारी, ये डियर है और ये तुम्हारा लेपर्ड है। तो घास को खाया किसने? डियर ने। डियर को खाया किसने? लेपर्ड ने। तो आपको पता है लेपर्ड क्या हो गया? तुम्हारा कंज्यूमर हो गया। एंड तुम्हारा एक और कंज्यूमर कौन है? डियर, जो किसको कंज्यूम कर रहा था? ग्रास को। और ग्रास को खा कौन रहा था? डियर। ये चेन अगर किसी एक बंदे को भी हटा दिए तो पूरा चेन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अब फूड वेब पे आता है। आपको दिख रहा होगा ये इमेज। फूड वेब में देखो, यहाँ पे तुम्हारे को कॉर्न का प्लांट दिया है, एक फ्लावरिंग प्लांट दिया है, एक लेवेंडर दिया है, एक मैंगो दिया है। देखो कॉर्न प्लांट को फीड कौन कर रहा है? ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर को कौन कौन खा रहा है? रैट खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है। ठीक है, रैट को कौन कौन खा रहा है? भाई पाइथन खा रहे हैं, ईगल खा रहे हैं, वुल्फ खा रहे हैं, इतने सारे लोग इसको खा रहे हैं। अभी देखो यही कॉर्न को मेंढक भी खा रहे हैं। मेंढक ग्रास ऊपर को खा रहे हैं कि नहीं? ग्रास ऊपर को खाने के बाद मेंढक को कौन खा रहा है? सांप, पाइथन। एंड देन कौन खा रहा है मेंढक को? तुमको दिख रहा होगा ईगल। तो ये सब लोग को फीड करते हैं। आपको ये पूरा फूड वेब दिख रहा है कि नहीं? मेरे को बताओ, मेरे को यहाँ से बताना क्या है कि मैंने एक को डिलीट कर दिया, यहाँ से एक को डिलीट कर दिया, तो क्या मेरे मेंढक का खाना खत्म हो गया क्या? नहीं, मेंढक के लिए तो है भाई बटरफ्लाई, है ना। तो फूड वेब में एक अगर खत्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फूड चेन में खत्म हो गया तो दिक्कत है। ठीक है, फूड वेब और फूड चेन का हम लोग डिस्टिंग्विश देख लेते हैं। अभी स्टार्ट करें तो देखो, फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर के बीच का इंटरैक्शन होता है। अगर कोई भी इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म निकाल दिया गया तो क्या हो जाएगा? पूरा फूड चेन इफेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या? इधर पे आते हैं। फूड वेब तो एक नेटवर्क है, आप लोग ने देखा, जो एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है अलग अलग लेवल पे। फूड वेब देयर इज मोर देन वन ऑल्टरनेटिव ऑफ फूड। बताओ ना, मेंढक के लिए सिर्फ ग्रास ऊपर खाना है क्या? नहीं, बटरफ्लाई भी है, तो मेंढक के पास ऑप्शन भी है, तो यहाँ से ये लोग ऑप्शन रखते हैं। तो हेंस डायरेक्टली रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट अफेक्ट द फूड वेब। फूड वेब खराब नहीं होगा अगर एक ऑर्गेनिज्म को माइनस कर दिया जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, इकोलॉजिकल पिरामिड। आई होप आपको 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं एकदम अच्छे से। थर्ड टॉपिक चल रहा है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड देखो 3 पिरामिड आप लोग पढ़ने वाले, एक पिरामिड ऑफ नंबर, एक पिरामिड ऑफ एनर्जी, एक पिरामिड ऑफ बायोमास। ये पिरामिड होता क्या है? मैंने आपको अभी जस्ट एक पिरामिड बना के दिखाया है, इसको याद कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 देखो 4 लेवल होता है, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक। इसमें हम अरेंज करके बताना चाहते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, कौन से कम है। नंबर बताएंगे, बायोमास बताएंगे एंड एनर्जी बताएंगे। एनर्जी तो आपको पता है, सन से एनर्जी आएगी किसके पास? प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर की एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसा एक डायरेक्शन में चलते रहती है। चालू करें क्या इकोलॉजिकल पिरामिड? तो थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लो। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग करते हो अलग अलग टॉपिक लेवल पे, उसको आप लोग क्या बोलते हो? इकोलॉजिकल पिरामिड। आई होप आपको ये पता है। 3 पिरामिड हमको पढ़ना है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। जो मैंने पीछे पिरामिड बनाया था वही पिरामिड को फॉलो करते हुए आपके टेक्स्ट बुक में ड्रॉ किया गया है, पिरामिड ऑफ नंबर। देखो ये प्रोड्यूसर है कि नहीं? बोलो मेरे को, ये क्या है बेटा? ये प्रोड्यूसर है। ये क्या हो गया तुम्हारा? प्राइमरी कंज्यूमर। ये तुम्हारा सेकेंडरी कंज्यूमर। ये हो गया तुम्हारा टर्शियरी कंज्यूमर। ये तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक लेवल है
ये तुम्हारा सेकंड ट्रॉपिक है, थर्ड ट्रॉपिक है, फोर्थ ट्रॉपिक है। मेरे को बताओ यहाँ पे आप लोग, इसका नंबर इनफाइनाइट है कि बहुत सारा नंबर है, काउंट ही नहीं कर सकते। इसका नंबर कुछ दिया है 5 लाख के आसपास दिया है, इसका 5000 दिया है, इसका 5 दिया है। मेरे को बताओ नंबर डिक्रीज होता चले जा रहे हैं कि नहीं, नंबर डिक्रीज होता चले जा रहे हैं कि नहीं, इसलिए इसको कुछ इस तरीके से पिरामिड ड्रॉ किया गया है। तो ये था पिरामिड ऑफ नंबर। अगर एग्जाम में बोला ड्रॉ पिरामिड ऑफ नंबर, तो ये एग्जांपल्स आपको लिखना रहेगा एंड ये नंबर्स आपको लिखना रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पिरामिड ऑफ नंबर। अब आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। सब कुछ सेम ड्रॉ करो, पीछे जैसा हम लोग ने ड्रॉ किया था। अब फिर वेट लिखना आपको, समझ जाइए आपने ग्रास का वेट लिखा 900 केजी, तो उसके अंदर आपने यहाँ पे लिखा माइस का 100 केजी जो तुम्हारा प्राइमरी कंज्यूमर है। स्नेक का देखो सेकेंडरी कंज्यूमर है 50 केजी और ये 10 केजी। बताओ डिक्रीज होता चले गया कि नहीं, इसीलिए इन लोग को ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग इन लोग का वेट पाया जा रहा है, इसलिए बायोमास बोला गया, पिरामिड ऑफ बायोमास। सेम पिरामिड है कि नहीं बोलो। यहाँ पे तुमने बोला प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। फर्क क्या है, यहाँ पे नंबर को लिखना है। यहाँ पे कोई नंबर मत लिखो, ग्रास लिख के इनफाइनाइट लिख दो, बहुत सारा होता है। यहाँ पे 5 लाख लिख दो, यहाँ पे 5000 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो। यहाँ पे वेट लिख दो, वेट में केजी होती है यूनिट, तो केजी लिख दो 900 केजी। नंबर में तो कुछ नहीं लिखोगे ना, लेकिन ये तो भाई बायोमास है, मास वेट, वेट की यूनिट लिखो, केजी 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 यहाँ पे लिखना रहेगा। 900, 100, 50 एंड तुम्हारा 10, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि ये पिरामिड आपको याद हो चुका ऑलरेडी, ठीक है। इससे याद करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। ये देखो कुछ पॉइंट से आपको याद करना जरूरी है, यहाँ पे दिया हुआ है मैंने नोट करके। ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है एमसीक्यू में, 1 मार्क वाले में, या तो तुम्हारा आ जाएगा उसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट के अंदर। तो देखो पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ग्रासलैंड अपराइट होता है, हमेशा पिरामिड ऐसा अपराइट होता है, ऐसा अपराइट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में इन्वर्ट हो जाता है, तो वो कौन सा केस है, देखो पिरामिड ऑफ नंबर कहाँ पे जाके इन्वर्ट होता है, जब पैरासाइट वाली पिरामिड बनती है तब ये इन्वर्ट होता है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे हम, पिरामिड ऑफ नंबर कब इन्वर्ट होता है, जब पैरासाइट वाली साइकिल देखोगे तो। सेम गोस फॉर ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड में हम लोग बायोमास पे बात कर रहे हैं। बायोमास जब बात किया जाएगा ग्रासलैंड का, तो वो भी अपराइट है जैसे ये अपराइट था। लेकिन अगर आप ओशन में चले गए, ओशन में ये उल्टा हो जाएगा, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। तो हमने नोट करके एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ऑल पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी, बायोमास आर अपराइट एक्सेप्ट ओशन वाला पिरामिड तुम्हारा क्या दिखाता है बेटा, इन्वर्टेड पिरामिड दिखाता है। ओशन इकोसिस्टम हमको क्या दिखाता है, इन्वर्टेड पिरामिड दिखाता है। कुछ इस तरीके से देखो, इधर भी हम लोग ने सब कुछ सेम लिखा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी वाला, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। अब फिर उल्टा बनाना है क्योंकि समुद्र के अंदर ज्यादा मछली, लार्ज वाली फिश पाए जाएंगे ना, एंड देन स्मॉल फिश, जूओप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ये आपका रहता है इन्वर्टेड पिरामिड। क्या रहेगा बेटा, ये इन्वर्टेड पिरामिड। टोटल हमने देखा है 2 पिरामिड अभी तक का, बहुत अच्छे से। एक तुम्हारा पिरामिड ऑफ नंबर, एक था आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। दोनों आपको समझ चुका रहेगा। अगर आप ये वाला पिरामिड याद कर लेंगे तो इसको ड्रॉ कर लो, ताकि देखो नंबर पूछा तो नंबर यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे तुम्हारा रहेगा 5 लाख, यहाँ पे रहेगा 5000, यहाँ पे रहेगा 50, इजी है। एंड अगर आपको बोल दिया गया बायोमास तो 900 केजी, यहाँ पे 100 केजी, यहाँ 50 केजी, यहाँ 5 केजी, आप लोग कर सकते हैं भी। तो ये हो गया पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग, पिरामिड ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पता है आपको। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, एनर्जी रिवर्स आ सकती है क्या। सन जो प्लांट को एनर्जी देता है, वो एनर्जी प्लांट ले लिया। अब प्लांट को कोई खाएगा, डियर खाया या कोई भी खाएगा, तो वो एनर्जी वो बंदे के अंदर चलेगी। क्या पूरी एनर्जी जाएगी, 50%, 10%। अब ये इसमें एक लॉ पढ़ेंगे हम लोग कि टोटल एनर्जी में से 10% हिस्सा बंदे को मिलता है। सिर्फ कितना परसेंट हिस्सा, 10% हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोड्यूसर ने 100% एनर्जी रखा है, तो 100% में से अगले वाले तक का 10% जाएगा, ठीक है। अगले वाले में फिर से 10% गया, तो 10%, 10% का 10% करेंगे तो 1% आएगा। फिर 1% का 10% रिड्यूस कर देंगे तो 0.1% आएगा। तो 10% रिड्यूस करते गए हम लोग, तो हम लोग को दिख रहा है 10% का हम लोग ने किया 10, 10 का 1 हो जाएगा, 1 का 0.1। समझ जो आपको नहीं समझा तो यहाँ पे ध्यान दो मेरे को कि यहाँ पे तुम्हारा 10% 100% है, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ मैं, 1% आ जाएगा आपका। एंड अगर 1 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया बेटा, तो आंसर क्या आएगा, 0.1। तो 10% रिड्यूस करते चले गए हम लोग। इसको बोलते हैं 10% लॉ, गिवन बाय आर लिंडरमैन। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है, सबको पता है, बोलो हाँ, ठीक है। लेकिन एनर्जी का जो पिरामिड होता है हमेशा हमेशा अपराइट होता है, कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, बिकॉज बोलो ना, ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल।
इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये लिखने वाले। देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। देखो मार्च 2018 में आया हुआ है, स्टार्ट कर दे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एट ईच स्टेप। मेरे को बताओ प्रोड्यूसर से एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर पे जाएगी तो कुछ एनर्जी तो रिड्यूस होगी ना। क्या पूरी प्लांट की एनर्जी मिल जाएगी क्या बंदे को जब खाना खाएगा? नहीं मिलेगी। तो ऐसी प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो क्या पूरी एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको पता है कितना परसेंट मिलेगी? 10%। अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो 10%, पूरे 100 में से 10% एनर्जी इसको मिलेगी। अब इसको किसी ने खाया, इसको भी पूरे 10 में से 1% ही मिलेगी। इसको किसी ने खाया तो पूरे 10 में से 1% इसको मिलेगी, 0.1%। ठीक है, पूरे 1 में से 0.1%। समझ में आ रहा है? 10% रिड्यूस करते चले जाना है। आगे आते ही लॉ बोल रहा है, देखो 10% लॉ बोला था आर लिंडरमैन ने। क्या बोला था? द लॉ स्टेट दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉपिक लेवल एज नेट एनर्जी फ्रॉम प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल। बोला ना, प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट वाले में सिर्फ कितना परसेंट जाएगा बेटा? 10% जाएगा। तो आगे देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी बियॉन्ड सेकेंडरी कंज्यूमर इज टू लेस। बताओ यहाँ पे एनर्जी बहुत कम है कि नहीं? सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर जो एनर्जी जा रही है बेटा टर्शरी कंज्यूमर में बहुत कम है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला? टू लेस। एनर्जी फ्लो हमेशा क्या होती है? बोलो बोलो बोलो, क्या है बेटा? यूनिडायरेक्शनल। देयरफॉर पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। क्यों नहीं? बिकॉज क्या होता है? ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ये हो गया आपका थर्ड पिरामिड। टोटल 3 पिरामिड आपने पढ़ा है। फिर से देखो, हम लोग ने टोटल 3 पिरामिड पढ़ा बेटा। एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। अगर आपको ये याद करना है तो आप जनरली इसको याद कर लीजिए। इसको याद कर लेंगे तो एकदम इजी है। बताओ अगर एनर्जी लिखना रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो 100%। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? 10%। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1%। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.1%। हो गया भाई। अगर यही नंबर बोल दे आपको बनाने पिरामिड ऑफ नंबर तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 5000, यहाँ पे लिखेंगे 50 या 5, जो भी तुम रेड्यूस करते चले जाओ नंबर को। ठीक है, अगर आपको बोला बायोमास तो बायोमास में 900 केजी, 100 केजी, 50 केजी, 5 केजी, ऐसा रेड्यूस करते चले जाओ। इसी है कि नहीं? बोलो ये जनरल वाला याद कर लो, इसको लिख लो। मैं तो बोलूँ स्टॉप करके वीडियो को। ठीक है, ये तुम्हारा 3 पिरामिड हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखो टोटल 6 टॉपिक्स थे हमारे, 3 टॉपिक कवर हो गए, चौथा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे कार्बन साइकिल एंड फास्फोरस साइकिल। कार्बन साइकिल बचपन में भी पढ़े हैं, वही साइकिल आप पढ़ने वाले हो। फास्फोरस साइकिल आपके लिए नया रहेगा। तो स्टार्ट करते बच्चों हम कार्बन साइकिल। देखो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हर बंदे को मालूम है ना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे। देखो प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेता है, हर बच्चे को पता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। तो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को लेके क्या किया बेटा? फोटोसिंथेसिस किया, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता है। तो दोनों को लेके बंदे ने फोटोसिंथेसिस किया। अभी ये जो प्लांट को है ये कौन खाएगा बेटा? प्लांट्स को कौन खाता है? तुम्हारे गाय लोग खा लेंगे, एनिमल्स खा लेंगे। ठीक है, अब मेरे को बताओ एनिमल्स भी तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं, ये चीज तो आप सब लोग को पता है। एनिमल्स क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेरे को बताओ एक ना एक दिन ये पेड़ का भी डेथ होना है या एनिमल्स का भी डेथ होना है, तो ये लोग फॉसिल फ्यूल बन जाएंगे, डेथ होके डिकम्पोज हो जाएंगे बहुत दिन तक का, फिर क्या बन जाएंगे? फॉसिल फ्यूल। अभी मेरे को बताओ यही फॉसिल फ्यूल को हम लोग पेट्रोल डीजल में यूज करते कि नहीं? कार के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, और फिर यही इंडस्ट्री और यही सब कार से वापस से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स सो सिंपल, ये हमारा कार्बन साइकिल है। देखो वापस से तुम्हारे एटमॉस्फेयर से और सनलाइट को लेके प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया। प्लांट ने फिर क्या किया? प्लांट को किसने खाया? तुम्हारे एनिमल्स ने। एनिमल्स और प्लांट का एक ना एक दिन मौत होना है, तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे। जब मौत हो जाएगी तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल बन जाएंगे। यही फॉसिल फ्यूल को यूज किया जाता है तुम्हारे गाड़ियों में और तुम्हारे इंडस्ट्रीज में। और ये इंडस्ट्री और गाड़ी क्या रिलीज करती है? हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चलते जा रहे हैं कि नहीं? प्रोसीजर चलते जा रहे हैं। जो मैंने अभी मुंह से बोला है वो सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, इसी को हम लोग को देखने का। ठीक है, तो पहले कुछ नोट करके पॉइंट दिए गए हैं। रिजर्वायर ऑफ कार्बन कौन कौन है? 49% ड्राई वेट में पाया जाता है कार्बन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 49% ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कार्बन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट लिया जाए तो कितना परसेंट कार्बन निकलेगा? 49%। ठीक है, 71% ऑफ कार्बन कहाँ पे पाया जाता है बेटा? ओशन के अंदर डिजोल्व हो जाता है। कार्बन इज प्रेजेंट इन रॉक, पत्थर के अंदर, और फॉसिल फ्यूल के अंदर पाए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको पता चल गया, जैसे कि कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया। कार्बन एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा है, ये भी आपको पता है। तो ये जनरल पॉइंट से कुछ 2-3 पॉइंट अच्छे से याद कर लो। अब साइक्लिक पाथवे, ये साइकिल को बच्चे लोग आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो ना, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करना हो वो मैंने बताया। मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया इसको क्या क्या होता है। देखो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ये प्लांट को किसने खाया? एनिमल ने खाया। एनिमल प्लांट की डेथ होनी है,
जमीन के नीचे आएंगे, फॉसिल फ्यूल बन जाएंगे डिकम्पोज होके। फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करेंगे गाड़ियों में, इंडस्ट्री में, वापस से क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वही लिखा हुआ है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। बोलो मालूम है ना, कार्बन मूव फ्रॉम प्लांट टू एनिमल, प्लांट से एनिमल की तरफ कार्बन चले जाएगा। जब एनिमल एक्सेल करते हैं बाहर तो क्या छोड़ते हैं एनिमल लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होती है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, फॉसिल बना देते हैं। यही फॉसिल फ्यूल का आप लोग गाड़ियों और इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हो, क्या छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता चला मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट विद कैल्शियम और मैग्नीशियम, CaCO3 और Mg2CO3। आगे ओशन अब्सॉर्ब कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब भी पढ़ के आए 71% कार्बन कहाँ पे होता है बेटा, डिसॉल्व स्टेट में, ओशन में होता है। यहाँ पे आपका कार्बन साइकिल रेडी हो गया। फोर्थ टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया हम लोग का। नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉस्फोरस साइकिल। एकदम सिंपल है, ये भी आसान है बच्चों, आपको याद हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा पत्थर रखा था पहाड़ों पे, बहुत बड़े बड़े पत्थर के अंदर फॉस्फोरस होता है। कैसे होता है बेटा, देखो वॉल्केनो जब ठंडा होता है तो पत्थर बनता है, वो पत्थर के ऊपर बारिश होती है तो वो पत्थर ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं। एक एक बूंद से पत्थर टूटता है क्या, हाँ टूटता है। बहुत समय तक का आप पानी को गिराते रहेंगे, एक ना एक दिन वो पत्थर ब्रेक होगा। इसको बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक, छोटा छोटा हिस्सा टुकड़ा टूट जाता है, वही देखो झरने में आ जाता है। अब वही झरने को बताओ, वही पानी को फिश लोग खाएंगे पिएंगे, हम लोग पिएंगे, वो पानी को हमारे अंदर आएगा। वही पानी से प्लांट भी ग्रो होगा, वो प्लांट के अंदर भी फास्फोरस आएगा, वो प्लांट को एनिमल्स लोग भी खाएंगे, एनिमल्स के अंदर आएगा। बताओ ये पूरा नेचर में चलते जा रहे हैं कि नहीं। फिर ये पूरा फास्फोरस का साइकिल सेम है जैसे पीछे कार्बन साइकिल पढ़े हो, बस हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, इसको रीड करने वाले। स्टार्ट करें जो हमने पढ़ा है। देखो रॉक अंडर को वेदरिंग बोले ना, रॉक टूटने चले जाएगा और क्या छोड़ देगा, पानी के अंदर या मिट्टी के अंदर फॉस्फोरस को छोड़ देगा। यहाँ पहला पॉइंट, पत्थर टूटेगा मिट्टी के अंदर और ये पानी के अंदर क्या छोड़ देगा, फॉस्फोरस को छोड़ देगा। सही है। आगे फॉस्फोरस इज एडेड इनटू द सॉइल, ये बच्चे लोग को पता है, ठीक है। और प्लांट ने भी फॉस्फोरस को लिया है ताकि वो क्या बना ले, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपको पता है 3 फॉस्फेट होते हैं हमारे एडिनोसाइन के साथ। आगे देखो एनिमल लोग ये चीज को लेते हैं फॉस्फोरस को और क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। प्लांट एंड एनिमल आफ्टर डेथ, जब एनिमल्स या प्लांट की डेथ हो जाती है तो वो लोग भी मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिल जाएंगे। अब भी पढ़ के आए मिनरलाइजेशन होता है कि नहीं, तो तुम्हारा जो फॉस्फेट है वो मिट्टी में मिल जाएगा, और मिट्टी में मिल जाएगा कौन से प्रोसेस से, डिकम्पोजिशन से। तो फॉस्फेट इन द सॉइल डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, तो मिनरल में फॉस्फेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। वापस से देखो बारिश हुई, पत्थर टूटा, पत्थर या तो मिट्टी में मिलेगा या तो पानी में जाएगा। पानी में गया तो इंसान लोग पानी तो पीते हैं या फिशेस पानी तो पियेंगे, तो ये सब पानी में मिक्स होता है। अब मेरे को बताओ वही पानी से प्लांट उगेगा कि नहीं, उगेगा। अब वो प्लांट जब ग्रो होगा एक ना एक दिन वो एनिमल और प्लांट की डेथ होना है कि नहीं, होगी। डेथ होगी तो वो वापस से उसके एनिमल्स लोग उसको डेट्रेटिव वोर्स लोग डिकम्पोज करेंगे। जब डिकम्पोज कर देंगे तो वापस से फॉस्फेट सॉइल में आ जाएगा और यही फॉस्फेट वापस से आएगा तुम्हारे प्लांट के अंदर। ऐसे साइकिल चलते रहेगी। इंसान को फॉस्फेट की जरूरत क्यों है, एटीपी बनाने के लिए, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। ये तुम्हारा हो गया फॉस्फेट साइकिल। एक डेफिनेशन है बच्चे लोग, मार्च 2015 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्रोफिकेशन, जब कोई मिनरल आपके इधर पे डिपॉजिट होना शुरू होता है, ठीक है, पानी के अंदर, द प्रोसेस बाय विच वाटर इज एनरिच्ड विद फॉस्फेट। बताओ पानी किससे भर चुका है, आपको पता है, फॉस्फेट से। तो दैट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ एल्गे। अब यहाँ पे कौन ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, एल्गे ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन विच क्या करते बेटा, ये लोग डिक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन का डिमांड पानी के अंदर, पानी के अंदर से ऑक्सीजन कम कर देते हैं क्योंकि इनका ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा होता है एल्गे का। एल्गे बोलता है मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, तो पूरा ऑक्सीजन कौन ले रहा है, एल्गे ले रहा है। अब एल्गे पूरा ऑक्सीजन ले लेगा तो पानी के अंदर ऑक्सीजन बचेगा क्या, मछलियों के लिए पानी कम, ऑक्सीजन पर कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉस्फेट की वजह से होता है, बिकॉज जितना ज्यादा मिनरल बनेगा पानी के अंदर उतना ज्यादा एल्गे का डिपोजिशन होगा। अगर कम मिनरल है तो कम रहेंगे एल्गे वगैरह, ठीक है। ये तो फॉस्फोरस साइकिल इतना जो लिखा हुआ है ना बच्चे लोग, इसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, इसके ऊपर लिख लो देख के, ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा फॉस्फोरस साइकिल, चौथा टॉपिक। फिर हम लोग चलते हैं 5वें टॉपिक की तरफ। ये देखो हो गया, आगे चलते हैं। आगे आता है हम लोग का 5th टॉपिक जिसका नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ये चीज चालू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग ये इमेज को समझ लो। ये इमेज आप अगर समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो जो एरिया में कोई आज तक बसा नहीं था, रहने के लिए नहीं आया था, अब वो एरिया में धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। कौन सा डेवलपमेंट, घास पौधे बनना स्टार्ट हो रहे, ठीक है। वो एरिया के अंदर धीरे धीरे स्टेप वाइज चेंजेस जो आते हैं इसको बोलते हैं सक्सेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सक्सेशन। अब ये नेचुरली आ रहा है इसीलिए बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेचुरली इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो समझ जाओ ये बैर रॉक एरिया है, ये पूरा पत्थरी वाला इलाका है, यहाँ पे आज तक कोई रहने के लिए नहीं आया।
फॉर द फर्स्ट टाइम अगर कोई बंदा यहाँ पे रहने के लिए आ गया, जैसे कोई एक बंदा जैसे लाइकन रहने के लिए आ गया, तो जो द स्पीशीज विच इन्वेट्स इनटू द बैर रॉक एरिया इट इज कॉल्ड एज पायोनियर स्पीशीज। क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं आप लोग बोलो, जो पहली बार रहने के लिए आ रहे एरिया के अंदर, उसको बोलते हैं पायोनियर स्पीशीज। जो भी स्पीशीज पहली बार बैर रॉक एरिया में रहने के लिए आया उसको आप क्या बोलेंगे? प्राइमरी पायोनियर स्पीशीज। प्राइमरी तो सक्सेशन है और ये पायोनियर स्पीशीज हो गया। अब देखो आपको दिख रहा होगा बैर रॉक एरिया के ऊपर लाइकेन से लोग आए, लाइकेन लोग ने ग्रासेस बनाया, ग्रासेस से श्रब से बना, श्रब से यंग ट्री बने, ट्री से मैच्योर ट्री बना। ये आपने देखा, बताओ ये चेंजेस आ रहे कि नहीं? कहाँ पत्थर था, कहाँ पेड़ आ गया। तो जहां पे लास्ट स्टेज आता है, ये लास्ट स्टेज है कि नहीं, इसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्या बोलते हैं बेटा? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जो लास्ट स्टेज रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कंडीशन। बेसिक क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा वेट करो। मेरे को बोलो ये समझा क्या? पहले पत्थर था, पत्थरी इलाका था, धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुआ, लास्ट में जाके पेड़ बन गया। ये लास्ट स्टेज है आपका, इसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, बेसिक कंडीशन। अब 3 कंडीशन होती है, एक होती है जेरार्क, एक होती है मेजिक और एक होती है हाइड्रार्क। ये 3 कंडीशन आप लोग मेरे मुंह से सुन लो, बहुत आसान है। अगर जेरार्क वर्ड रहेगा या जेरिक वर्ड रहेगा तो आप लोग समझ लो कि इसका मतलब होता है बहुत ड्राई कंडीशन है, डेजर्ट की कंडीशन चल रही है, तो क्या बोलते हैं? जेरिक कंडीशन। अगर मेजिक रहेगा तो आप बोलेंगे मीडियम, में से मेजिक, में से मीडियम, या मॉडरेट बोल दो। क्या बोल दोगे? मॉडरेट वेट, मीडियम वेट होगा, थोड़ा सा वेट होगा। और हाइड्रार्क मतलब होता है, ये हाइड्रा वर्ड यूज है, और हाइड्रार्क हाइड्रो तो वाटर ही कंडीशन है, ये क्या रहेगा? वेट कंडीशन। समझ में आएगा? तो ये 3 टर्म्स अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब समझ जाएगा। तो मेजिक कंडीशन समझा क्या? क्लाइमैक्स कम्युनिटी हम लोग को कौन दिखती है मेजरली? मेजिक कंडीशन। और पायोनियर मतलब क्या होता है बोलो जल्दी? द स्पीशीज विच इन्वेट्स द बैर रॉक एरिया इट इज कॉल्ड एज पायोनियर स्पीशीज। आई होप आपको ये समझ चुका होगा। तो आगे चलते ये जो लिखा हुआ है इसको फटाफट देख लेते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन ऐसा प्रोसेस, ऐसा चेंजेस जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी में आता है, वक्त के हिसाब से एरिया में जो बदलाव आता है और क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सक्सेशन। समझ में आएगा? क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन रही थी कि नहीं बताओ मेरे को। यहाँ देखो, ये तुम्हारा क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन रही थी, इधर पे देखो क्लाइमैक्स कम्युनिटी, और स्टार्टिंग को क्या बोलते बेटा? पायोनियर स्पीशीज। ठीक है, वही लिखा हुआ है, इसी को पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो आगे, द डायरेक्शनल चेंज इन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब क्या होता है बेटा? प्लांट की बात कर रहा है, फौना मतलब एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ऑफ अ गिवन रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के हिसाब से बदलाव आएंगे कि नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। समझ में आया? इट इज अ ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे होता है। एक पूरा पत्थरी इलाका अचानक से जंगल नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, ग्रेजुअली बनेगा। ठीक है, वक्त के हिसाब से थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, फिर बनेगा। आगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी बच्चों आपको मालूम है क्या होता है? मैंने बोला था लास्ट स्टेज में जो भी बना था उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। बेसिक कंडीशन देख के आए ना आप लोग? तो देखो, द फाइनल स्टेज, क्या बोला मैंने? लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन विच रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज एनवायरमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड आर कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। मेरे को बताओ, ये बंदा कब तक स्टेबल रहेगा? जब तक कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे, कोई डिफॉरेस्टेशन ना करे, जंगल को ना उखाड़े, पेड़ को ना काटे, तब तक तो ये स्टेबल रहेगा ना। तो जब तक एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं आते तब तक का ये बंदा स्टेबल रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। लास्ट फाइनल कंडीशन है कि नहीं? फाइनल कंडीशन है, इसको क्या बोलते हैं? जो बंदा यहाँ पे इन्वेड कर रहा है इसको क्या बोलते हैं? पायोनियर स्पीशीज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग का ये टॉपिक तो खत्म हो गया, आप लोग इसको स्टॉप करके याद कर लो, बहुत आसान है। आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है हमारा नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने बनाया, इसका प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी आपको आसानी तरीके से याद करने के लिए, तो मैं इसको पहले समझा देता हूँ फिर याद कराता हूँ। देखो, ये एक एरिया है जहाँ पे आज तक कोई रहने के लिए नहीं आया, ये पत्थर वाला इलाका था, और यहाँ पे आपको पता है लास्ट में क्या बनेगा बेटा? पेड़ बनेगा। सही बात है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी आपको मालूम है। आपको पायोनियर स्पीशीज कौन है बता दो तो बेटा? लाइकन। जो फर्स्ट टाइम रहने आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायोनियर स्पीशीज। तो पायोनियर स्पीशीज कौन है? लाइकन। जो पत्थर के ऊपर आता है, पत्थर को तोड़ तोड़ के क्या बना देता है? घास फूस बनाता है, और धीरे धीरे वो क्या बना देता है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्या बनाता है बेटा? क्लाइमैक्स बनाता है। ये समझा आप लोग को? अब आप मेरे को देखो, ये एरिया में कब भी आज तक कोई रहने के लिए आता था क्या? नहीं था, एकदम बंजर जमीन थी, कोई रहने के लिए आता नहीं था। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी, पहली बार कोई रहने के लिए आया, पहली बार यहाँ पे बदलाव आए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सक्सेशन। अगर ये एरिया में समझ जाओ कोई एनवायरमेंटल कंडीशन आ गई, एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या ज्वालामुखी फट गई, कुछ तो हो गया यहाँ पे। अब वो कंडीशन की वजह से या तुमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, जंगल उखाड़ दिया,
अब फिर से तुमने ये एरिया में कोई जानवरों को बसाना शुरू कर दिया, तुम वापस से यहाँ पे बसने के लिए आ गए, यहाँ पे वापस से रहने के लिए आ गए, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन। तो आप मेरे सवाल का आंसर दीजिए कि कौन से एरिया के अंदर पहली बार ऑर्गेनिज्म रहने के लिए आ रहे हैं। ये वाले एरिया में पहली बार ऑर्गेनिज्म रहने के लिए आ रहे हैं, इसमें तो सेकंड टाइम आ रहे हैं ना, पहले भी तो यहाँ पे लोग रहते थे, बाद में आए ना ये लोग, तो इसको इसलिए सेकेंडरी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डिस्टिंग्विश को पढ़ रहे हैं। पहले देखो सीयर और सीरियल कम्युनिटी क्या होता है। ये जो बदलाव आप लोग धीरे धीरे एक एक स्टेज में देख रहे हैं, ये एक एक स्टेज को हम लोग बोलते हैं सीयर। क्या बोलते हैं बेटा? सीयर, SERE। और ये पूरे कम्युनिटी को बोलते हैं सीरियल कम्युनिटी। क्या बोलेंगे आप लोग? सीरियल कम्युनिटी। देखो, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन द गिवन एरिया, जो सक्सेसिवली चेंज हो रहा है ये एरिया के अंदर, इसको बोलते हैं सीयर। क्या बोलेंगे? सीयर, SCRE। एंड ये कम्युनिटी को क्या बोल देंगे बेटा? सीरियल कम्युनिटी। आई होप ये डेफिनेशन बहुत इजी लग रहा होगा आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। एंड आते हैं इसके डिस्टिंग्विश की तरफ। अब ये डिस्टिंग्विश बहुत इजी है बेटा। देखो, मैंने बोला अभी प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, जहां पे कोई रहता नहीं था, तो नो को देखो डब्बे में डालो। इट स्टार्ट्स इन द एरिया वेयर नो प्रीवियस लाइफ एवर एग्जिस्टेड, यहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। और इधर पे इट स्टार्ट्स इन द एरिया वेयर लाइफ एग्जिस्टेड, जहां पहले से लाइफ रहती थी, तुम बाद में आए हो, पहले यहाँ पे लाइफ रहती थी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन। सॉइल यहाँ पे एब्सेंट रहता है। बोलो ना, यहाँ पे पत्थर था कि नहीं? पूरा पत्थर था, पत्थर से जंगल बनाए कि नहीं? पत्थर से तुम्हारा फॉरेस्ट बना है। तो सॉइल इज एब्सेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द प्राइमरी सक्सेशन। मिट्टी नहीं थी प्राइमरी सक्सेशन के टाइम, लेकिन सेकेंडरी के टाइम पे मौजूद रहेगी कि नहीं? तो सॉइल इज प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंडरी सक्सेशन। इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, ये तो आपको पता है, ये बहुत धीरे धीरे चलता है, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे चलता है। अब जो एरिया में मिट्टी पहले से है, जो एरिया पहले से बना हुआ था, उसके अंदर कोई रहने के लिए आएगा, उसमें टाइम लगेगा क्या बच्चों? नहीं लगेगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है इट इज रैपिड प्रोसेस, ये फास्ट रैपिड प्रोसेस है, फास्ट होता है। सक्सेशन ऑफ न्यूली कूल्ड लावा, बोला था ना, लावा जब ठंडा होता है तो पत्थर बनता है, और वो पत्थर के ऊपर पहली बार जो रहने के लिए आता है उसको क्या बोलते हैं? पायोनियर स्पीशीज, ठीक है। सक्सेशन इन द बर्निंग फॉरेस्ट, बोला था ना, अगर जंगल जला दोगे तुम, ये जंगल को जला दिए तो वापिस से तुम्हारा वैसे डिफॉरेस्टेड एरिया बन जाएगा, अब उसमें कोई रहने आएगा तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन। समझ गया? अब बोलो व्हाट इज पायोनियर स्पीशीज। ये मैं जब से आपको बता रहा हूँ, ये आप डेफिनेशन आप बता सकते हो मेरे को। बोलो क्या होता है पायोनियर स्पीशीज? द स्पीशीज विच, बोलो फटाफट, विच इन्वेड bare rock एरिया। क्या बोलेंगे? द स्पीशीज विच इन्वेड bare rock एरिया, इट इज कॉल्ड एज पायोनियर स्पीशीज। क्या बोलेंगे बेटा इसको? पायोनियर स्पीशीज। एकदम आसान है कि नहीं? हो गया। अभी मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी, ये तो आपको समझ चुका होगा। ये तीन वर्ड आपको दिख रहे हैं, हाइड्रार्क, मैजिक, हाइड्रार्क, मैजिक, जेरार्क, ये तीन कंडीशन आपको दिख रहे हैं। तो यही वाले लोग को हम लोग कंपैरिजन करके मैं आपको जरूर याद करा दूंगा, एकदम इजी है, मैं कंपेयर करके आपको याद कराता हूँ। चलो, यह आ गया आपका लास्ट आंसर है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। फिर इकोलॉजिकल सर्विसेज देखेंगे। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में दो सक्सेशन आप पढ़ रहे हो, एक हाइड्रार्क होता है और एक जेरार्क। हाइड्रार्क मतलब पानी, पानी के अंदर जो डेवलपमेंट होगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसको बोलते हैं हाइड्रार्क सक्सेशन। और अगर डेजर्ट में हुआ, डेजर्ट से जंगल बनेगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग? जेरार्क कंडीशन, ठीक है। तो समझ जाओ, मेरी बात सुनो। पहले हाइड्रार्क में क्या होगा? पानी रहेगा, पानी से क्या बनेगा? देखो यहाँ पे लिखा भी है, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आएगा। पानी में रहने के लिए कौन आया बेटा? याद करो मेरे साथ, ये पढ़ेंगे बाद में, पहले इस पे ध्यान दो। पानी में रहने के लिए कौन आया बेटा? फाइटोप्लैंक्टन। और पत्थर के ऊपर कौन रहने आया था बता दो तो मेरे को? लाइकन। ये दोनों क्या है बेटा? पायोनियर। क्या है बेटा ये लोग? पायोनियर। द स्पीशीज विच इन्वेड द bare rock एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पायोनियर। या तो तुम बोल दो पानी के अंदर भी तो इन्वेड कर रहा है, तो क्या बोल देंगे? फाइटोप्लैंक्टन तुम्हारा पायोनियर है। तो पायोनियर कौन है, समझा? तो पानी के अंदर पायोनियर कौन है? फाइटोप्लैंक्टन। और तुम्हारे डेजर्ट में तुम्हारा पायोनियर कौन है बेटा? लाइकन। लाइकन एल्गे और फंगाई के एसोसिएशन से बनता है। आगे चलते हैं। अब ये प्लांट जो पानी के अंदर ग्रो करेगा, क्या वो डूबा हुआ नहीं रहेगा? तो सबमर्ज्ड प्लांट बनेगा, इधर पे छोटे छोटे प्लांट बनेंगे। सही बात है। अभी तो देखो, ये जो पानी के अंदर प्लांट बन रहा था, धीरे धीरे ऊपर पानी के ऊपर आएगा कि नहीं? तैरने के लिए फ्री फ्लोटिंग प्लांट। और ये क्या बना लेगा? हर्ब्स और श्रब्स बना लेगा। और ये रीड स्वॉर्म स्टेज बनाते, कीचड़ में जो प्लांट ग्रो हो रहे, और तुम्हारे ये बना चुका रहेगा पेड़। और लास्ट में ये भी तुम्हारा क्या बना लेगा? श्रब स्टेज बना लेगा। श्रब वगैरह बनता है ना तुम्हारा, श्रब्स वगैरह ये भी बना लेगा। और फिर लास्ट में क्या बन जाएगा बेटा? पूरा जंगल बन जाएगा। और इसमें भी क्या बन जाएगा बेटा? जंगल बन जाएगा। जंगल जो बनेगा क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। मेजिक कंडीशन वहां लिखा हुआ। मेजिक कंडीशन मतलब बताओ जल्दी। हाइड्रार्क मतलब पूरा वेट कंडीशन, जेरार्क मतलब ड्राई कंडीशन,
एंड तुम्हारा मेजिक कंडीशन मतलब मीडियम वेट कंडीशन। समझ गया? तो अब इसको हम लोग कंपेयर करके पढ़ते, बहुत आसान है। देखो हाइड्रा कंडीशन कहाँ पे होती है बेटा, पानी के अंदर डेवलपमेंट होता है तो क्या बोलते हैं हाइड्रा कंडीशन सक्सेशन। और ज़ीराक सक्सेशन मतलब कहाँ पे होता है बेटा, ये डेजर्ट के अंदर होता है। ये कौन से टेक्स प्लेस इन सीरीज फ्रॉम हाइड्रिक कंडीशन, मतलब पानी बहुत गीला कंडीशन था और मीडियम गीले कंडीशन पे आ चुका है, तो हाइड्राक से कहाँ पे आ गया बेटा, मेजिक में आ गया। तो इसको ये बोलते हैं हम लोग हाइड्राक सक्सेशन। एंड ये कहाँ पे होता है बेटा, जेरिक से लेके कहाँ तक जाता है, मेजिक तक का। तो ये हो गया तुम्हारा जेराक कंडीशन। अभी देखो पायोनियर स्पीशीज कौन है बेटा, जल्दी बोलो। यहाँ पे पायोनियर स्पीशीज कौन है, दिख रहा होगा आपको, फाइटोप्लैंक्टन। यहाँ पे क्या है बेटा, फाइटो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, बैर रॉक पे। इसका इसका पायोनियर कौन है, जल्दी बोलो। इसका पायोनियर होता है लाइकेन। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। इट लीड्स टू मेजिक कंडीशन। अंत कहाँ पे हो रहा है बेटा, मेजिक कंडीशन में। इसका भी अंत कहाँ पे हो रहा है बेटा, मेजिक कंडीशन में। तो दोनों का अंत कहाँ पे हो रहा है, मेजिक कंडीशन में हो रहा है। तो सीरियल स्टेजेस ऑफ पायोनियर टू क्लाइमेक्स इम्यूनिटी, इसके सीरियल स्टेजेस क्या है बेटा, पायोनियर कंडीशन से लेके तुम्हारा लास्ट कंडीशन आ रहा है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इसका भी कहां से कहां तक, पायोनियर से लेके क्लाइमैक्स कम्युनिटी। पायोनियर मतलब स्टार्टिंग में जो बंदा घुस रहा है एरिया के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, पायोनियर। एंड तुम्हारा क्लाइमैक्स मतलब जो अंत कंडीशन है, लास्ट कंडीशन, इसको बोलते हैं हम लोग क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और वो फाइनल स्टेज है कौन सा, मेजिक कंडीशन। ये आपका रेडी हो गया सबसे इंपॉर्टेंट सबसे आसान आंसर, हाइड्राक और जेराक कंडीशन सक्सेशन। ठीक है, हमारा टोटल 6 टॉपिक्स था। ये लास्ट टॉपिक है इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम से इंसानों का क्या फायदा होता है, बहुत फायदा है, ये आपको पता है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है मार्च 2015 में। मेंशन इकोलॉजिकल सर्विसेज फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इंसानों के बेनिफिट के लिए कौन कौन से इकोलॉजिकल सर्विसेज है वो आप देख लो। पहला तो सपोर्टिंग सर्विस है, जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन हो गया तुम्हारा। एंड दूसरा आपको दिख रहा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग कितने काम करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और खाना बनाता है, वही प्लांट को तो आप लोग यूज कर रहे हो, तो ये इकोलॉजिकल सर्विस हो गया। प्रोविजन सर्विसेज में आपको दिख रहा है खाना हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वाटर हो गया, मेडिसिन हो गया, ऑर्नामेंट हो गया, ये सब हम लोग को मिलता है इकोसिस्टम से। प्यूरिफिकेशन ऑफ पानी करके देता है भाई, एयर, पेस्ट कंट्रोल। अब तुम्हारा कल्चरल स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल सर्विसेज भी है इकोसिस्टम के अंदर। पॉलिनेशन करवाता है प्लांट के अंदर, वो पॉलिनेशन होगा तो फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, वही चीज को तो हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा इकोसिस्टम सर्विसेज। बहुत आसान है, इतना याद कर लो। यहाँ तक का तुम्हारा हो गया पूरा चैप्टर कंप्लीट। हमारा टोटल आप देख सकते हैं, टोटल हमारे इतने चैप्टर्स है, जिसमें से आज हमारा इकोसिस्टम भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारा धीरे धीरे सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। तो आप लोग आंसर्स को याद करना स्टार्ट करो, वीडियो स्टॉप कर करके लिख के बिना देखे याद करा करो। ठीक है, सो हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।